हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का पॉलिटिकल साइंस। क्लास नाइन्थ का पॉलिटिकल साइंस, नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसको हम लोग सिविक्स में बोलते हैं, सिविक्स। अगर हम लोग इस बुक का नाम पढ़े, अगर बुक को अगर हम लोग देखें, तो बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो चलो ठीक है, राजनीति। डेमोक्रेटिक क्या है? यानी कि मिला जुला के बात यही है कि इस नाइन्थ क्लास में हमें वो वैसे पॉलिटिकल पार्ट को पढ़ना है, वैसे पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों को पढ़ना है, वैसे वैल्यूज़ को पढ़ना है जो डेमोक्रेसी के अंदर आती है। यानी घुमा फिरा के पूरा डेमोक्रेसी हमें पढ़ना है। इसमें जो भी कुछ डेमोक्रेसी के अंदर आता है वो सब कुछ हमें पढ़ना है। और इसमें यही सबसे पहला चैप्टर है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। पहला चैप्टर क्या है? व्हाट डेमोक्रेसी। समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं इसी भागदौड़ में लगी हुई है कि हमें खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाना है दुनिया के सामने। जैसे फिलहाल अगर हम लोग बात करें, इंडिया का सिचुएशन अगर हम लोग बात करें, इंडिया में क्या सीन है? अरविंद केजरीवाल के जेल होने के बाद कई लोग पीछे पड़ गए कि भाई ये डेमोक्रेसी की हत्या है, फिर लोकतंत्र बचा नहीं इंडिया के अंदर, डेमोक्रेसी मार दिया गया, इंडिया अब डिक्टेटर कंट्री हो गया है। जरा सा सोचने वाला बात ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स। एक डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन हो कंट्री के पॉलिसी मेकिंग में, आपका पार्टिसिपेशन हो, आप इलेक्टर चूज कर रहे हैं, जनता जो पीपल है वो अपना खुद का रूलर रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपनी बातों को उस रूलर के थ्रू रख रही है। ठीक है। लोगों को ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स बोलता है, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, समाज में सभी बराबर है। साथ ही इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कुछ है, बस गुनाहगार है। ठीक है। बस वो क्या है, अगर उसने गलती की है तो वो गुनाहगार है कानून के नज़र के सामने। उसका क्या पोस्ट है, वो हीरो है, हीरोइन है, कोई सीएम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर एक देश के अंदर एक रनिंग सीएम, एक काम करता हुआ कार्यरत सीएम जेल जा रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, इसका मतलब ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये डेमोक्रेसी की हार नहीं है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। बिकॉज इससे एक समाज में मैसेज जाएगा कि भाई अगर कोई सीएम के पोस्ट पे, सीएम का पोस्ट क्या कोई भगवान का पोस्ट थोड़ी ना है। सीएम क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको चुन के भेजा गया है जनता के लिए। और वो अगर गलत काम कर रहा है, ईडी के 9 समन्स के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे ऑफिस में भरना, इसका मतलब तो यही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उनके अंदर ये डर है। 9 समन देने के बाद अगर नहीं जा रहे हैं और अगर उसके बाद अरेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें ये डेमोक्रेसी की हार नहीं है, डेमोक्रेसी की जीत है। इसका मतलब ये पता चलता है कि गलत करने वाला अगर किसी राज्य का या बहुत बड़े कैपिटल का, इंडिया के कैपिटल का सीएम भी होगा तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा गलत करके। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें ये हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी को और इनहेंस किया जाए कि ये जो अपने बीजेपी के जो क्या है अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा, उनको भी जरा एक आध समन ईडी भेज दे तो थोड़ा सा इसमें और बिल्डअप हो जाएगा, है ना? ताकि जो बोलने वाले लोग हैं उनका मुंह चुप होना चाहिए इसको लेके। डिक्टेटर 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 चिल्ला रहे हैं, ये समझने की जरूरत है हमें। डिक्टेटर के साथ साथ अच्छा एक बात और, अरविंद केजरीवाल जो एक टाइम पे बोला करते थे कि भाई हम कभी घर नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे, आम जनता है, आम आदमी के लोगों के बीच में रहेंगे, आम आदमी पार्टी है। कितना बड़ा बंगला मिला था उनका, कितने बड़े बंगले पर रेड बनाया था। तो ये लूटने वाले लोग अगर नहीं जेल जाएंगे तो कौन जेल जाएगा? और अगर रनिंग सीएम जेल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि देश में डेमोक्रेसी बना हुआ है। ठीक है। और हमें किसी के साइड से नहीं बोल रहा है। अगर जेपी नड्डा भी इन्वॉल्व है स्कैम में, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कैम में भी अगर इन्वॉल्व है, उनको भी जेल भेजना होगा। तब जाके एक बनेगा कि हाँ एक्चुअल में इंडिया में डेमोक्रेसी है। इसलिए लोग अभी चिल्ला रहे हैं डिक्टेटर डिक्टेटर। ये समझने की जरूरत है, डिक्टेटर कह दो डेमोक्रेसी की जीत है भाई। कि सीएम भी चल जा रहा है जेल, यानी कि समझ लो कि इंडिया में लॉ कितना स्ट्रिक्ट बना हुआ है।
एक सीएम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे कोई बड़ा छोटा बड़ा मंजिला कुछ नहीं, सब बराबर है। अगर गलती सीएम करेगा उसको भी सजा मिलेगा, अगर गलती हम करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगा। खैर ये तो नॉर्मल बात हो गया। समझते हैं इस चैप्टर के बारे में कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में समझना है कि डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या होता है। जैसे बचपन में हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ लिए, डेमोक्रेसी से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही पढ़ के बैठे हुए हैं डेमोक्रेसी का बचपने से। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो यही आता है, डेमोक्रेसी क्या है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या है, इसका आखिर मतलब क्या है वो समझना है आपको कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या, एक्चुअल में क्या है। मतलब ये कोई एलिमेंट है या फिर ये कोई सरकार का नाम है या कोई लॉ है या रूल है, क्या है, ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी कोई एक ऐसा टर्म नहीं है ना जिसको हम लोग ऐसे बता देना, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे पानी का पूछा जाए, पानी का डेफिनेशन क्या है, पानी का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, पानी का तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। बरसात का डेफिनेशन क्या है, उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है। बारिश का कोई डेफिनेशन हो सकता है क्या? हाँ, कंपैरिजन करके हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं। अब जैसे बोले है कि बरसात में और पाइप से जो पानी छीट रहे हैं उसमें क्या अंतर है, तो हम बता सकते हैं कि बरसात से जो पानी आ रहा है नेचुरल वाटर है, अब पानी से हम लोग जबरदस्ती टैप वाटर निकाल के इसी से छीट रहे हैं। बरसात नेचुरल पानी गिर रहा है अर्थ पे, ठीक है। तो उसी तरह डेमोक्रेसी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज़ है जो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आप कंपैरिजन से समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सीन से समझ सकते हैं कि वहाँ क्या सीन है। जैसे आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया बोलता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्शन होता है। पता होना चाहिए कि इलेक्शन इज द बिग पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आखिर होता है रूल बाय पीपल, रूल बाय पीपल। हालांकि ये बहुत छोटा चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। ये डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है ना, ये गवर्नमेंट का फॉर्म है। किसी देश के अंदर जो गवर्नमेंट, जो सरकार चल रही होती है, ये उसका एक फॉर्मेट है, उसी का एक टाइप है। यानी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर जिसमें जो लीडर होगा, ज़्यादा बेटर होगा कि हम लीडर बोले। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लीडर होता है उस लीडर को जनता चुन के भेजती है। यानी कि इनडायरेक्टली जो पावर है वो जनता के हाथ में है। घुमा फिरा के पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही उसको वोट देके इलेक्शन के थ्रू भेजती है रिप्रेजेंटेटिव बना के, और पावर उसके पास आता है। यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जनता ही सर्वा करवा धरवा सब कुछ हो, ठीक है। जनता के द्वारा ही, पब्लिक के द्वारा ही चुन के किसी को भेजा गया, और वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसको थोड़ा कंपेयर करो बैक टाइम में, एंशियंट टाइम में बात करते हैं, पुराने टाइम में। पुराने टाइम में सिस्टम था राजा महाराजा का। अब क्या वहाँ पे राजा महाराजा जो थे, उनको क्या कोई वोट देता था कि ई राजा रहेगा, कि ई राजा रहेगा, कि वो रहेगा, कि ई रहेगा? ऐसा तो नहीं होता था। जो डायनेस्टी चला आ रहा है, जो वंश चला आ रहा है राजा का, जो एक बार राजा बना, अब उसका बेटा राजा, अब उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर नेक्स्ट उसका बेटा राजा, ये तो उसका बेटा 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 चलते रहेगा। इस सिस्टम को बोला जाता था मोनार्की सिस्टम। क्या बोलते थे इसको? मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, मोनार्की सिस्टम, ठीक है। एक होता है तुम्हारा डिक्टेटरशिप। एक होता है डिक्टेटरशिप। तानाशाही। मोनार्की में क्या होता है कि जो एक बार राजा बना है उसी का वंश चलते रहेगा, राजा बनते रहेगा, जब तक वो एक आध गो वंश वाला मरा ना जाए और दूसरा वंश वहां पर नहीं आ जाए। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप के अंदर जो लीडर होता है वो सुप्रीम पावर है, वो अपने अकॉर्डिंग देश को रन करता है, उसको जनता फंता से मतलब नहीं है, उसको खुद से अपने फैमिली से मतलब है, अपने देश में देश को बचा लेना है बस। जैसे एग्जाम्पल में हिटलर, उसको जो लोग नहीं पसंद था उसको मरवा देता था, उसको जो लोग नहीं पसंद आया उसको क्या कर दिया, मरवा दिया।
अब देखो जैसे ये अभी हम देख लिए, इस माइक का दिक्कत ये है कि इसको जब हम यहाँ पे रख के बोलेंगे तो इसमें से साउंड बहुत बढ़िया आएगा, जैसे ही हल्का नीचे जाएगा साउंड कम हो जाता है। ठीक है, वायरलेस माइक है, बोलने में कितना बढ़िया लग रहा है वायरलेस माइक। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि डिक्टेटरशिप के अंदर में जो मेन जो किंग होता है वो अपने अकॉर्डिंग देश को रन करता है, उसका जो मर्जी में आएगा वो वही करेगा, उसको दुनिया के भलाई से, देश की भलाई से, लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं होता है, उसको मतलब होता है खुद से। जैसे हिटलर था, उसको क्या था कि उसको ज्यूज से नफरत था, उसको लगता था कि वो ब्रीड बहुत खराब है, वो ज्यूज बहुत खराब लोग हैं। क्या कर दिया, सबको मरवा दिया ज्यूज को। हिटलर सबको मरवा दिया, जितने ज्यूज थे काफी ज्यूज को मरवा दिया, जो हिटलर के खिलाफ जाता था उसको मरवा देता था। जब हिटलर सामने से क्रॉस कर रहा है, अगर कोई नहीं बोला हेल हिटलर, उसको मरवा दिया। कोई उसके सामने सर नहीं झुकाया, हाथ ऐसा नहीं किया, उसको पिटवा दिया, उसको मरवा दिया। यानी कि उसको जो पसंद है वही होगा। तानाशाह मतलब एक तरह से बोल सकते हैं किंग, एक ऐसा किंग जो कभी बेचारा चेंज नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं है, उसको देश से प्रजा से कोई उसको लेना देना नहीं है, उसका मर्जी वही सब कुछ है। एक होता है आर्मी रूल। क्या है? आर्मी रूल। जब किसी देश के अंदर आर्मी ही शासन करने लगे, आर्मी का ही बन जाए प्रेसिडेंट, आर्मी का ही बन गया प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही पूरा चल रहा है, पूरा देश को आर्मी रन कर रहा है, आर्मी को गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मी रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको यही हो सकता है क्या कि आर्मी अपने टैक्टिस से अपने हिसाब से कंट्री को रन करती है, उसका फायदा है बिजनेस करने में तो बिजनेस करेगी आर्मी वाली, उसको लगेगा कि कोई उसके खिलाफ जा रहा है, कोई पॉलिटिकल बात बता रहा है, पॉलिटिक्स बता रहा है, उसको उठा कर फेंक देगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा पड़ोसी म्यांमार। म्यांमार में अभी आर्मी रूल है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी आंग सांग सूकी, आंग आंग सांग सूकी, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? आंग सांग सूकी। मिलिट्री वालों ने उनको अरेस्ट करके हटा दिया, कहानी गोल कर दिया, वहाँ का सारा गवर्नमेंट उलटफेर हो गया। हालांकि इंडिया इसमें बहुत बढ़िया है कि आज तक कभी इंडिया में आर्मी ने कभी बगावत नहीं किया है। ठीक है, कभी आर्मी बगावत पे नहीं उतर गई है, क्योंकि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन इतना है, इंडियन आर्मी के अंदर डिसिप्लिन इतना है, कभी उन लोग उतरेगा ही नहीं बगावत पे, कभी उन लोग रेबेलियस हो ही नहीं सकते हैं, कभी उन लोग बगावत पे उतर के सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा। सब कहीं ना कि मोदी जी के अरेस्ट करके जेल में फेंकवा दिया और अपने देश चला रहा है मेजर जनरल सब, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन चार टाइप है। अब इससे हमें ये कंपैरिजन मिल जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे आर्मी रूल क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक हो गया, मोनार्की नॉन डेमोक्रेटिक हो गया, डिक्टेटरशिप नॉन डेमोक्रेटिक हो गया, तो इसका जो प्रिंसिपल है, जैसे आर्मी रूल में आर्मी आर्मी पूरा पावरफुल है, मोनार्की में राजा का पूरा परिवार पावरफुल है, डिक्टेटर में जो किंग है जो पावर में है वही पावरफुल है। तो ये तीन चीज अगर मान लेते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक है, ये क्या है, ये अगर नॉन डेमोक्रेटिक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा उनके अंदर ये तीन चीज तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहला डेमोक्रेसी का फीचर यही हो जाएगा। कंपैरिजन से ही हम लोग डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कंपैरिजन करके हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्या डेमोक्रेसी, आखिर एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है, खाली टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। डेमोक्रेसी एक बहुत डिटेल चीज है, बहुत एनालिसिस करने वाला चीज है। ठीक है, तो जो एक डेमोक्रेट नाइन्थ क्लास का है तो उसमें उतना डिटेल को भी करने का जरूरत नहीं है, जितना पढ़े उतना ही बस। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एटलीस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का एक भी फीचर नहीं दिखना चाहिए। तो आप लोगों में से किसी को लगता है कि इन तीनों में से कोई एक भी फीचर इंडिया के अंदर है? अगर सपोज करते कि ये जमाने जो मोदी जी हैं, अगर सपोज करो इनको मुसलमान से नफरत था तो हिटलर जैसा मुसलमानों को मरवा देते। हिटलर का क्या सिंपल मरवा ही ना दिया जी, सब जितना जूस था उसको सिंपली मरवा दिया गैस चैम्बर में। अगर मोदी जी को मुसलमान इतना जो आज के टाइम में मुसलमान क्या है, भड़के के मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी को ऐसे करेंगे, किसी को वोट मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट ये चीज तो गलत है ना, डिक्टेटर बोलना। भाई डिक्टेटरशिप में क्या है, मोदी जी चाहे तो सब मुसलमान को मरवा दे। आज तक कभी सुने हो? नहीं सुने होंगे।
ठीक है, नहीं सुने होंगे। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ये हम लोग को नहीं, पूरे इंडिया को समझने की, पूरे भारत को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कितना बेस्ट एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि भाई एक, अच्छा चलो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा खराब है कि भाई किसी इतना इतना बड़ा देश जो इंडिया है इसका कोई, अच्छा इंडिया का कैपिटल के सीएम का अरेस्ट होना, ये थोड़ा सा देश के मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ दाग टाइप का बताओ, इंडिया इतना सा कंट्री है और में सीएम है जो है कैपिटल का जो सीएम है वही भ्रष्ट है, ये हो सकता है। बट ये कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट हो रहा है उनके अरेस्ट से कि भाई सीएम रहोगे तब भी नहीं बचोगे गलत काम करके। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी के बहुत बड़ा का सपोर्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सपोर्टर हैं किस चीज़ के, जो देश के लिए काम करेगा उसके सपोर्टर है। अगर कांग्रेस देश के लिए बढ़िया काम करेगी कांग्रेस के सपोर्टर है, इंडिया अलायंस बढ़िया काम करेगी तो उनके सपोर्टर है। अब अगर वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते चलेगी तो हम उसके सपोर्टर नहीं है। अगर बीजेपी कल को के अपने पैम्पलेट में ये लिख दे वी विल प्रमोट हिंदुइज्म, मेरा वोट लोटा, ये लोटा बोल रहे हैं नोटा पे जाएगा, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। इनकी तरह अगर पैम्पलेट में अगर बीजेपी भी छापने लगे और कांग्रेस भी छाप दे अपने पैम्पलेट में तो भाई हम मुसलमानों को बाहर, जैसे हाँ इंडिया अलायंस में क्या भेजा है, मुस्लिम जो यूथ है उनको भेजा जाएगा बाहर पढ़ने के लिए। काहे हिंदू यूथ से कोई दिक्कत है, सिख यूथ से, अच्छा सिख लोगों को तो छोड़ दो, उन लोग तो आधा कनाडा में बैठा हुआ है। क्रिश्चियन लोगों से दिक्कत है, पारसी से दिक्कत है, इन लोग से तो दिक्कत नहीं है। आप हर किसी को किसी एक कम्युनिटी के चलते इस चलते कि खाली उनको गेन करना है पावर, उनका वोट चाहिए, इस वजह से सिर्फ एक कम्युनिटी को पुश दे रहे हैं। तो अब तो फिर मुड़ा घुमा फिरा के वही हिटलर वाला लॉ अपना रहे हैं। कल को अगर कांग्रेस अगर पावर में आएगी तो वो तो खाली मुसलमान को सपोर्ट करेगी क्योंकि उनको वोट मिला है मुसलमान से। चलना है तो सबको साथ में लेके चलना है। अगर कोई पार्टी अगर ऐसा काम करेगी जो नेशन बिल्डिंग में काम करेगी, जो देश को बनाने में, जो राष्ट्रवाद के ऊपर काम करेगी, नेशनलिज्म के ऊपर काम करेगी, जो देश को डेवलप करने के ऊपर काम करेगी, उसके सपोर्ट में है। जो दुनिया के सामने ये सेट करेगा कि इंडिया का लॉ बेस्ट है, यहाँ पे ऊंचा से ऊंचा पद वाला इंसान को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा अगर वो गलत है तो उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। खैर यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात ना हो रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात हो रहा है, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बात है आगे की भाई तो डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो लीडर होता है उसको चुनता है पब्लिक। पब्लिक इज एवरीथिंग, टू द पीपल, बाई द पीपल, फॉर द पीपल, जो अब्राहम लिंकन का जो वर्ड था, टू द पीपल, बाई द पीपल, फॉर द पीपल, इसको भी थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या चीज़ है ये। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेट है जहाँ पे बाई द पीपल, यानी कि ये गवर्नमेंट चलता कैसे है, पीपल, पीपल वृक्ष नहीं, पीपल यानी पूरे लोग, देश के लोग। ये गवर्नमेंट कैसे चलती है, देश के लोगों से चलती है। टू द पीपल, फॉर द पीपल। अब एक बात बताओ यार, एक बात सिंपल बताओ, संसद है, अब ये देश की जनता से जब गवर्नमेंट चलती है बाई द पीपल, यानी हम लोग अगर सरकार चलाते हैं इसका तो हम लोग सबको जाके संसद में बैठ जाना चाहिए था। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, ना हमारे संसद में इतना जगह है, ना हमारे पास इतना टाइम, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग जाकर बैठेंगे संसद में और बासा बसे करेंगे एक घंटा, है ना। तो सबके लिए पॉलिटिक्स करना, बात करना ये तो पॉसिबल नहीं था। तो उस एरिया पे, उस एक एरिया पे जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 1 लाख मान लो लोग हैं किसी एरिया में, उनको सब उठा के संसद में बैठा सकते हैं, जगह नहीं होगा उतना हर संसद में। तो उस 1 लाख लोगों के ऊपर एक किसी लीडर को चुनना होगा, एक किसी लीडर को चुनना होगा। अब इसी से देखो डेमोक्रेसी का कितना चीज बाहर आ जाएगा समझना। उन 1 लाख लोगों में से एक लीडर को चुनना होगा, ठीक है। अब जब एक लीडर को चुनना होगा तो ऑब्वियस बात है कि भाई हर कोई चाहेगा कि हम लीडर बने, हर कोई चाहेगा कि हम लीडर बने। अब ऐसे में तो कंफ्यूजन है, सपोज करो कि हरिया बोल रहा है कि हम लीडर बनेंगे, उन्हें से मूंगा बोल रहा है हम भी लीडर बनेंगे, है ना। उन्हें से कोई धनिया नाम की लेडीज निकली हुई बोल रही धनिया देवी हम भी लीडर बनेंगे, इन्हें सब मंजरी सिंह बोल रहे हैं हम भी लीडर बनेंगे, सब लीडर बनेंगे। तो क्या सबको बैठा दिया जाएगा, सबको तो नहीं बैठा सकते। उसमें से किसी एक लीडर को चुनना होगा, और उसमें से किसी एक लीडर को हम लोग कैसे चुनेंगे, हम लोग उसको ऐसे चुनेंगे कि
भाई जिसको सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बोला गया कि मान लो सपोज धनिया देवी के साथ कितने लोग खड़े हैं, सपोज करो कि 1,000 लोग हाथ उठा लिया, तो धनिया देवी कितना, धनिया देवी 1,000। बोला गया हरिया के साथ कितने लोग खड़े हैं, तो उसमें 2,500 लोग हाथ उठाए, तो हरिया के साथ 2,500। अब बोला गया मूंगा के साथ कितने लोग खड़े हैं, अब मूंगा आजकल सब्जी घर में इतना बन रहा है, मूंगा के सब्जी को वही नाम याद आ रहा है, तो मूंगा के साथ कितने लोग हैं, उसके साथ 10,000 लोग हैं। तो समझना, यहाँ 2,500, यहाँ 1,000, यहाँ 10,000। तो सबसे ज्यादा लोग किसको मान रहे हैं, मुनगा को मान रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग किसको मान रहे हैं, मुनगा को मान रहे हैं। और जब सबसे ज्यादा लोग इसके सपोर्ट में है, यानी कि ऑब्वियस सा बात है कि मुनगा भाई साहब जो है ये मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम के साथ शायद सॉल्व कर सके, इस वजह से बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में है। अच्छा, इसका खैर बहुत सारे कंक्लूजन हो सकता है, उतना डिटेल कंक्लूजन अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना बुक में है उतना ही बार समझते हैं कि भाई इनके साथ 10,000 लोग क्यों साथ में खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये 10,000 लोगों के प्रॉब्लम को समझते हैं, या उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो लोग सपोर्ट में है मुनगा भाई के हैं, तो लीडर किसको बनना चाहिए, मुनगा भाई को। और अगर सपोज करो कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स हो गया कि मुनगा भाई को लीडर नहीं बनाया गया, तब तो जो 10,000 लोग हैं उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। वो तो यही सोचेंगे ना कि भाई काहे का डेमोक्रेसी, बाई द पीपल बोल रहा है, हमारे तो कुछ रोले नहीं है, 10,000 लोग हम लोग मिलकर वोट दिए हैं, 10,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है, 1,000 वाला के जितवा दिया गया है, यहाँ तो हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं है। फिर 10,000 लोग अगर गुस्सा गया तो धर के कूट देगा बाकी लोगों को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर एक ये सिस्टम भी है कि भाई चलो ठीक है, सब लोग नहीं जा सकते तो उनमें से एक लीडर को भेजना होगा, और उसको भी भेजने का तरीका ये होगा कि मेजोरिटी लोग उसके सपोर्ट में हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन, जहाँ पे भाई लोग अपना वोट देते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं कि हमको कौन सा लीडर पसंद है। गए उस पर जाके बटन दबा दिए, कमल छाप है, हाथ है, हाथी है, ललटेन है, जो भी है सब पे क्या कर दो, बटन बटन दबा दिए कि मेरा वोट इस पॉलिटिकल पार्टी को या इस लीडर को जाता है। ठीक है इस लीडर को मेरा वोट जाता है। तो ये है डेमोक्रेसी के अंदर का रियल मीनिंग, इलेक्शंस, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हो, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है, फ्री एंड फेयर कहने का मतलब है ना कि फ्री, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर सपोज हमको वोट देने जाना है तो इना के 10 ग्रुप हमारे माथा पे चढ़ल है, बीजेपी 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 बीजेपी, तो उंगली पकड़ ले कि भाई बीजेपी है, तुरंत दबाई में करना है, ऐसा नहीं है। फ्री है, तुम्हारा मर्जी। इसलिए उसको क्या कहते हैं ना कि बॉक्स के अंदर या रूम के अंदर सेपरेट होता है, कोई नहीं समझ पाएगा कि तुम किसको वोट दिए हो, कोई झांकने भी नहीं आएगा कि तुम वोट किसको दिया, अकेले में तुम्हारा वोट किसी को भी जाके दो। ठीक है, तुम्हारा वोट किसी को भी दे सकते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई झांकने नहीं आएगा। और सपोज करो बाहर निकले वोट देके, अच्छा वोट देने के बाद कभी ये भी गलती नहीं करना चाहिए कि बोलना चाहिए कि ना किसी को कि हम आपको वोट नहीं दिए, तो वहीं धर के कूट देगा। जो मिले उसको बोलो कि आपको वोट दिए हैं, दूसरा पार्टी बोले अरे आप ही को तो दिए, तीसरा पार्टी वाला मिला आप ही को तो दिए हैं। ठीक है, किसको पता है कि किसको दिया है, सब भरोसा कर लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबके साथ बढ़िया रिश्ता बना हुआ रहेगा, है ना। तो क्या है कि भाई आपका वोट फ्री है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इसी को वोट देना है। फेयर इलेक्शन यानी कि किसी तरह का चीटिंग नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। ठीक है, जिसको 10,000 वोट मिला है, जिसको 10,000 वोट मिला है वही लीडर होना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वही लीडर होना चाहिए। ठीक है, जिसको सब में सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है वही लीडर होगा, वहां पे कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर भी बहुत कुछ है, अभी तो बहुत ही ऊपर ऊपर, इसको बोलते हैं पानी के ऊपर से टच करके भागना। ये पानी के ऊपर से टॉपिक को बस टच करके भी हम लोग भाग रहे हैं, तो डिटेल जाएंगे और बड़े बड़े क्लासेस में बढ़ेंगे तो डिटेल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी है, यानी मिला जुला के इसमें कहना ये था, अच्छा ये टू द पीपल वाला, टू द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल,
लोगों के लिए, बाई द पीपुल, लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। फॉर द पीपुल, किसके लिए चुना जाता है, तो लोगों के लिए ही चुना जाता है। भाई उतना सारे लोग संसद में बैठ नहीं सकते, उतना सारे लोग नेता नहीं बन सकते, तो उसमें से एक को चुना गया है। एंड टू द पीपल, अब वो जो चुन के गया है वो किसके लिए काम करेगा, लोगों के लिए ही काम करेगा, जनता के लिए ही काम करेगा। इसको बोलते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है। यानी सिंपली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं मिला जुला के कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर लीडर इज फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का मेन हो गया डेफिनेशन। समझने के लिए कि भाई इसको हम लोग कंपेयर करके भी देख लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे मोनार्की में ये कहाँ से, अच्छा आज के टाइम में हर कंट्री बोल रहा है कि डेमोक्रेसी है भाई। अब नॉर्थ हमें ये नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, इलेक्शन होता है। बट एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होता है, वहाँ किंग जोंग उन बोंग उन क्या है, किंग जोंग उन है। ठीक है, अब वहाँ नॉर्थ कोरिया में जो इलेक्शन होता है ना, वहाँ पे वो जो सिक्योरिटी है वो देखते रहेगा कि भाई ठीक है बटन दबाए कि नहीं। दो बटन होते हैं मेरे ख्याल से, दो बटन होते हैं, एक किंग जोंग उन का, एक नो का, नोटा। अब वो देखता है कौन कौन नोटा दबा रहा है, जो नोटा दबाएगा उधर धर के खींच के बहुत मार मारेगा। तुमको जब भी दबाना है तो किंग जोंग उनके पास दबाना है। तो इससे एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग कि भाई इलेक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है। इलेक्शन है इसका मतलब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, 10 गो बटन हो, 10 गो पार्टी हो, उसमें से कोई एक हमको चूज करना है। इलेक्शन होता है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ डेमोक्रेसी है। जैसे चाइना में है सीसीपी, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब वो जो इलेक्शन करवाती है भाई उसका तो कहानी अलग है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो पहले इस पॉलिटिकल पार्टी सीसीपी से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस को अगर मान लो सपोज लड़ना है औरंगाबाद से चुनाव, या फिर इंडिया में ही लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा बीजेपी से कि चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर बताइए। ठीक है, अब ऐसे कंट्री में अगर इलेक्शन हो रहा है इस टाइप से, प्लस में बोला जाता है लोगों को कि आके वोट दो, किसको वोट दे, ऑप्शन हो तब ना वोट दे, ऑप्शन रहेगा तब ना। अब सपोज करो कि मेरे मम्मी और मेरे पापा, ठीक है, ये दोनों इलेक्शन में खड़ा है। ठीक है, ये दोनों इलेक्शन में खड़ा है, हमको किसी एक को वोट देना है। हम गए बैलेट पेपर देखने के लिए कि वोट किसको दे, देख रहे खाली मम्मी का फोटो है, पापा का फोटो है ये नहीं है। तो मजबूरी है वो खाली मम्मी का फोटो दबाना पड़ेगा, मम्मी का जो फोटो है उस पर ही बटन दबाना पड़ेगा हमको। क्यों, रीजन क्या है, भाई ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या करें वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। और क्या गारंटी है कि भाई मम्मी अगर इलेक्शन में खड़ा हुई तो मेरे बात को पूरा ही करेगी, या जो मेरा डिमांड है उसको पूरा करेगी, या मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। सिमिलरली जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहाँ पे अगर हम वोट देते तो क्या गारंटी है कि हम मतलब मेरा बात माना जाएगा। या वो जो गवर्नमेंट है जिसको हम वोट दे के आए हैं, सिंगल गवर्नमेंट, भाई वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, उसको हम वोट दे के आए हैं, तो क्या गारंटी है कि वो मेरे लिए ही काम करेगा, मेरे फायदे के लिए ही काम करेगा। इसका तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई अगर गारंटी नहीं है तो हम उसको डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यानी बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी का ये हो गया ना, इसमें भी और चीज बहुत कुछ जुड़ने वाला है, अभी बहुत कुछ जुड़ेगा। भाई किसी को चुन के अगर हम लोग लीडर बना के भेज दें, इसका मतलब ये नहीं कि वही हो गया डेमोक्रेसी के अंदर। वो डिसीजन भी लेगा, सारा सारा डिसीजन उसी को लेना है। सारा डिसीजन अगर मेरे लिए वो ले रहा है, अगर मेरे लिए वो सारा डिसीजन ले रहा है, तभी रियल में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम हैं। क्योंकि हम अपने लिए उसको चुन के भेजे हैं और वो अपने मनमानी का काम कर रहा है, सारा मेजर डिसीजन उसके जगह कोई और दूसरा कोई डिसीजन ले रहा है, तो फिर फायदा क्या चीज़। प्लस में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर लोगों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। हर किसी के पास अधिकार सेम होना चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना गरीब ना अमीर, ना पुराना ना नया, ना ऊंचा ना नीचा, ना बड़ा ना छोटा, ना मंझला ना संझला, कुछ नहीं, सब क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
तब उसको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री। ये है डेमोक्रेसी। अब इसको जोड़ना होगा हमको वोट से, कि भाई मेरे वोट का, जो सपोज करो अगर हम वोट दिए तो मेरे वोट का अगर अधिकार, मेरे वोट की वैल्यू 1 है, तो एक मुसलमान जो वोट देगा उसकी वोट की वैल्यू कितने काउंट होने चाहिए? 1 ही काउंट होना चाहिए। एक सिख भी देगा वोट तो उसकी वोट की वैल्यू भी 1 ही काउंट होना चाहिए। ये ना कि हम टिप रहे हैं तो मेरे तरफ से एक वोट गया, मतलब एक पॉइंट मेरे तरफ से गया, एक सपोर्ट गया कि भाई हाँ नेताजी बनेंगे यही कलवा बाबू, और कोई मुसलमान आके दबाया, उसकी तरफ से 2 वोट चला गया, एक मुसलमान इंसान दबाया उसकी तरफ से 2 वोट चला गया। तो ये तो दिक्कत है, ये गड़बड़ है, ये तो फेयर इलेक्शन है ही नहीं। इसी को बोलते हैं चीटिंग वाला इलेक्शन। फेयर मतलब साफ सुथरा इलेक्शन। ये क्या हो जाएगा, एक वोट के बदला 2 वोट जा रहा है, यानी कि कौन सा इलेक्शन? ये बदमाश, बदमाश नहीं, मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, चीटिंग वाला इलेक्शन। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको भाई समझना चाहिए ये चीज को, कि हम ऐसे फॉर्म, ऐसे गवर्नमेंट को ला रहे हैं जो हम ही लोग लेके आ रहे हैं, और जो काम भी हमारे लिए करेगा, और जो बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से आएगा। ठीक है, जो बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से आएगा। अब डेमोक्रेसी के अंदर होता ही है ना कि जैसे हम बहुत कम चीजें बता रहे हैं, बहुत कुछ होता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर आपको अधिकार है, हर पॉलिसी मेकिंग में आपको जानने का अधिकार है कि मोदी जी जो हमसे टैक्स ले रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, मोदी जी जो मीटिंग कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, मोदी जी जो पैसा दिए हैं औरंगाबाद में सांसद बाबू को बनवाने के लिए रोड, तो पैसा का कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ रोड बन रहा है, ये जानने का आपको अधिकार है। लेकिन अब लोग के पास ना टाइम है, ना उतना लोग सोचता है, जहाँ पैसा मिल गया वहां चल के या दौड़ के वोट तो अभी आप ही को जाएगा बाबू साहब। जहाँ पैसा मिला, जहाँ दारू मिला, जहाँ मुर्गा मिला वहीं चल गया खाए, और जे दे दिया उसको जाकर वोट दे दिया। अरे ठीक है, वहां से खाने के लिए मना नहीं है, अरे वहां से दबा के खाओ, और बोलो कि अरे मेरा पूरा फैमिली का वोट आप ही को जाएगा, पूरा फैमिली को खिलवाओ खाना वहां पे। वोट जो तुम्हारे लिए काम करता है उसको जाके दो, तब है एक्चुअल में डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आई होप अभी तक इसका जो बेसिक जो चैप्टर फर्स्ट है, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी, इसका एक रियल मीनिंग समझ में आ रहा होगा। इसमें इसमें आगे हम लोग इसका डेमोक्रेसी का फीचर पढ़ेंगे, फिर इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि भाई डेमोक्रेसी कैसे अच्छा है, कैसे खराब है, कैसे हर कंट्री को लोग डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। ये तो फिलहाल अभी हम लोग समझ गए कि हर कंट्री जो खुद को डेमोक्रेसी बोलता है जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी के काफी सारे प्रिंसिपल होते हैं, अगर उसको फॉलो कर रहा है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है वोट देने का किसी को, लोग एक ही बटन है ही है उसी पर दबा रहे हैं, तो वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये चीजें हम लोग आगे और डिटेल में और आगे के टॉपिक्स में समझेंगे। तो ये था फर्स्ट वीडियो चैप्टर का। मिलेंगे अब अगले वीडियो में कल।